चलिए आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आवर्त सारणी। पीरियोडिक टेबल। समझना, सबसे पहले हमने क्या किया था। सबसे पहले पढ़ा था हमने पदार्थ यानी कि मैटर। उसके बाद में पढ़ा था हमने क्या, एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। और थर्ड नंबर पे क्या पढ़ा था, परमाणु मॉडल। और फोर्थ नंबर पे क्या पढ़ा था हमने, केमिकल बॉन्डिंग। और उसके बाद में क्या पढ़ेंगे हम, आवर्त सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल। और उसके बाद में हम पढ़ेंगे, इसके बाद में कौन सा, केमिकल रिएक्शंस। उसके बाद में पढ़ेंगे क्या, अपने एसिड बेस। और उसके बाद में कार्बन कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन। और उसके बाद में मेटल, नॉन मेटल और केमिस्ट्री कंप्लीट। ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल क्या होता है, सबसे पहले इस पीरियोडिक टेबल को देने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट आए, बहुत सारे साइंटिस्ट आए। तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन किया था ना पीरियोडिक टेबल की, जब शुरुआत थी, तब वो शुरुआत 1800 की थी। कब की थी, 1800। इस समय क्या हुआ था, एक साइंटिस्ट आया था जिसका नाम था लेवोजियर। क्या नाम था, लेवोजियर उस साइंटिस्ट का नाम था। इसी लेवोजियर को ही फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं, फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं, यानी कि रासायन विज्ञान के पिता, रासायन विज्ञान के पिता भी इसे ही कहते हैं। अब सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन हुआ था ना, जो लेवोजियर ने किया था, वो दो टाइप से किया था लेवोजियर ने। कैसे किया था, इसने जो क्लासिफिकेशन था, वो इसने किया था मेटल और नॉन मेटल के बेस पे। मेटल एंड नॉन मेटल के बेस पे इसने क्लासिफिकेशन किया था। यानी कि धातु और अधातु के रूप में इसने क्या किया था, वर्गीकृत किया था कि ये होता है मेटल और ये होता है नॉन मेटल। अब हुआ क्या था कि धीरे धीरे क्या हुआ था कि बाद में ऐसे मेटल मिले जिन एलिमेंट्स के अंदर प्रॉपर्टीज दोनों की थी, मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज थी। ये चीज पता चल चुकी थी उस टाइम पे भी, लेकिन दिक्कत क्या हुई, उनके लिए कहां पे जगह दे, उनको स्पेस दे, ये नहीं पता था। तो हुआ क्या था, सबसे पहले सन 1800 के अंदर सबसे पहले क्लासिफिकेशन किसने किया था, लेवोजियर ने। और किस बेस पे किया था सर, मेटल यानी कि धातु और अधातु के बेस पे किया था। लेकिन बाद में क्या हुई, इसकी कमी हुई, यानी कि इसकी डेफिशिएंसी हुई। क्या हुई, कुछ ऐसे एलिमेंट थे, कुछ ऐसे तत्व थे जिनमें जिनमें दोनों की प्रॉपर्टीज, यानी कि गुण प्रदर्शित हुए, यानी कि मेटल के और नॉन मेटल के। ये इसकी कमी रही सबसे पहले। और दूसरा क्या था, जो इस समय जो दोनों की प्रॉपर्टीज रही, उनको इसने उपधातु बोला। क्या बोला, उपधातु बोला, यानी कि इसको बोला जाता है मेटलॉइड। क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स। लेकिन दिक्कत यह आई कि इस मेटलॉइड्स के लिए कोई भी जगह नहीं थी। आप इधर देखते रहना एक बार, ठीक है ना, सुनते रहना खाली। तो सबसे पहले बोलना स्टार्ट करना, सबसे पहले पीरियोडिक टेबल में सबसे प्रथम में प्राइमरी में क्लासिफिकेशन किसने किया, लेवोजियर ने। कब किया, 1800 के अंदर। किस बेस पे किया, मेटल और नॉन मेटल। बट उस समय क्या हुआ था, कुछ ऐसे एलिमेंट थे जो दोनों की प्रॉपर्टी समान रखते थे,
और वो जो थे उनको क्या कहा गया, उपधातु कहा गया, लेकिन इसके लिए कोई स्पेस नहीं था। बाद में क्या हुआ, एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम, ये तो 1800 की बात है, ध्यान रखना। और अब वो साइंटिस्ट आया, वो आया था 1817 के अंदर, उसका नाम था डॉबेरेनर। क्या नाम था? डॉबेरेनर। देखिए, नेक्स्ट साइंटिस्ट आया जिसका नाम था डॉबेरेनर। ट्रायड्स। डॉबेरेनर का, राइनर का त्रिक नियम, त्रिक नियम, नियम, ये बात थी 1817 की। इस डोबेरेनर ने क्या बोला था, सुन। डोबेरेनर ने यह बोला था कि यदि एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के अरेंजमेंट में अगर अरेंज किया जाता है, तो दो एलिमेंट, उनका एवरेज जो है दोनों का, वो मिडिल एलिमेंट के क्या होगा, इक्वल होगा। ये बताया था किसने? डोबेरेनर। सुनते रहना ध्यान से। इसने बोला था कि यदि परमाणु को एटम्स को उसके एटॉमिक मास के अरेंज में अगर अरेंजमेंट किया जाता है, तो पहला और तीसरा, इन दोनों का जो एवरेज होगा वो मिडिल एलिमेंट के क्या होगा, इक्वल होगा। और ये जो बोल रहा हूं ना, इसने कौन सा एग्जाम्पल लिया था, वहां से सवाल पूछा जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो दूसरा इसने क्या बोला था, इसने बोला था कि यदि तत्वों को, एलिमेंट्स को उनके परमाणु भारों, यानी कि एटॉमिक मास के असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि आरोही क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में अगर अरेंज किया जाता है, सजाया जाता है, तो प्रथम तत्व, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट तथा तीसरा तत्व यानी कि थर्ड एलिमेंट के औसत, यानी कि इसके एवरेज के बराबर होता है, बराबर होता है मध्य तत्व, यानी कि मिडल एलिमेंट का एटॉमिक मास। जो आपको बोला था अभी, वही मैंने लिखा है। हुआ क्या था, ध्यान से सुनना। इसने क्या किया था, सबसे पहले लिए थे क्या एलिमेंट, लिए थे 3 एलिमेंट लिए थे। सर पहला लिया था लिथियम और पोटेशियम, ये एलिमेंट लिए थे। अब हुआ क्या था, ये लिथियम जो है ना, ये आता कितने पे पहले बताओ? 3 पे, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम। लेकिन अभी हम जो पढ़ रहे हैं ना, वो एटॉमिक मास पढ़ रहे हैं भाई, एटॉमिक नंबर नहीं पढ़ रहे। तो इसका अगर एटॉमिक नंबर देखा गया ना, तो इसका होता है 3.9। और अगर पोटेशियम की बात करते तो पोटेशियम कितने पे आता है? वो 19 पे आता है। तो अगर इसका एटॉमिक मास देखा गया, तो इसका आता है 68.1। कितना आता है? 68.1। अगर मैं इनको जोड़ देता हूं, देखो 18.1 और 39.1, ये कितना हो गया? 8 4 12, एक कितना हो गया? 72। हुआ या नहीं हुआ? अब देखो एक बात बताओ, इसका अगर मैं एवरेज लूंगा तो कितना आ जाएगा? 36। ज्यादा हो गया एक सेकेंड, 3.9 और
39.1 होगा, ये होगा 6.8। ठीक है, ठीक, ये होगा 39.1 और ये होगा 6.8। अब इनका एवरेज ले लो, 6.8 और 39.1 कितना हो गया? ये 9 1 10 6 16 1 कितना हो गया? 46। कितना हो गया? 46। इसका एवरेज लोगे तो कितना आएगा? 23। और 23 होता है किसका? सोडियम का। किसका होता है? सोडियम का होता है। तो कहने का मतलब इसने क्या बोला था कि यदि तत्वों को उनके परमाणु भार एटॉमिक मास के असेंडिंग ऑर्डर में अगर अरेंज किया जाता है तो फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है? लिथियम। ये क्यों? ये 8 और 9 नहीं तो ये, हाँ लगभग इसके लगभग आता है। क्या कह रहे हो? क्यों? 45.9 समथिंग आ रहा है ना, तो एवरेज 23 होता है। एग्जैक्टली नहीं होता है ये, अप्रोक्सीमेट होता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट होता है भाई। ये 8 और एक 9 हो गया, और ये कितना हो गया? 9 1 10 6 16 6 1। आप ये कह रहे हो क्या? ये लो, इतना ही आ रहा है ना। हाँ, आप ऐसे लगा कर नहीं करते हैं। ये लो, दोबारा लिखो क्या भाई? ये लो, ये हो गया 6.8, ये कितना हो गया? 39.1। ये लो 9 9 10 5 15 1, ये लो बस। तो लगभग 6। अरे तो ये कितना हो गया लगभग? इसका एवरेज 23। ठीक है, सुनना मेरी बात। इसके एग्जाम्पल पूछा जाएगा आपको कि उसने जो ट्रायक रूल दिया था ना, उसमें कौन कौन से इसने एलिमेंट्स लिए थे। तो आपको याद रखना है लिथियम सोडियम पोटेशियम। क्या याद रखना है? लिथियम सोडियम पोटेशियम। इसके अलावा लिया था इसने कैल्शियम स्ट्रोंशियम बैरियम। कैल्शियम स्ट्रोंशियम बैरियम। ठीक है, उसके बाद में लिया था इसने क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। क्या लिया था? क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। उसके बाद में लिया था इसने फॉस्फोरस आर्सेनिक और एंटीमनी। फॉस्फोरस आर्सेनिक और एंटीमनी। ठीक है क्या? ये ध्यान रखना भैया, ये इसने यूज किए थे। तो ट्रायक रूल में जो एग्जाम्पल पूछे जाएंगे आपको, वो यही पूछे जाएंगे। लिथियम सोडियम पोटेशियम, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी। ठीक है क्या? इन पक्का क्वेश्चन, एक पक्का क्वेश्चन आएगा इसमें कि न्यूलैंड्स ने ट्रायक रूल के अंदर किन एग्जाम्पल को यूज किया था। आपको मैंने 4 बताए हैं, एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा और चौथा ये रहा। एनसीईआरटी में डेटा ये 3 ही दिया है, ये अलग से बताया क्योंकि एग्जाम का क्वेश्चन है, ये पूछा गया है। क्या पूछा जाएगा फिर बता देता हूं। इसमें पूछा जाएगा कि अगर पहला एलिमेंट फॉस्फोरस है और लास्ट एलिमेंट क्या है? एंटीमनी है, तो ये किसके इक्वल होगा? तो आपको बताना है किसके? आर्सेनिक के। किसके? आर्सेनिक के। ठीक है क्या? अब ये डॉबेरेनर का जो ट्रायक रूल था, इसमें ट्रायक रूल, लेकिन दिक्कत क्या आई पता है? दिक्कत ये आई कि ये जो नियम है, ये नियम ज्यादा, आपको पता है इस प्रकार से अरेंज किया जाए तो ज्यादा टाइम तक पॉसिबल नहीं होता है। तो ये क्या है कि ज्यादा टाइम तक नहीं चल पाया ये नियम। तो इसको क्या किया था साइंटिस्ट ने? इसको डॉबेरेनर के जो ट्रायक रूल था, त्रिक नियम था, त्रिक नियम को केवल केवल सहयोग माना गया। क्या माना गया? सहयोग माना गया, यानी कि एक हेल्प माना गया। इससे आगे ये नियम नहीं चला। लेकिन खास इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। एकमात्र ऐसा साइंटिस्ट था जिसने पहली बार उत्प्रेरक यानी कि कैटलिस्ट का यूज किया था, उसका नाम था डॉबेरेनर। तो ध्यान रखना, इसने प्रथम बार उत्प्रेरक का यूज किया। किसका? उत्प्रेरक कैटलिस्ट का यूज किया। और ये पूछा जाता है किसका? प्लेटिनम का। किसका? प्लेटिनम का। पेपर उठा के देख लेना, हाल ही जो हुए थे रेलवे के एग्जाम,
उसके अंदर पूछा गया है। ध्यान रखना, पहली बार कैटलिस्ट यानी कि उत्प्रेरक का यूज किस साइंटिस्ट ने किया था? डोबेराइनर। किस एलिमेंट का किया था? प्लेटिनम का। ठीक है ना, ये आपको बहुत ध्यान से रखना है। चलिए अब उतार लो इसको। तुमको वो बुक नहीं मिलेगी अभी 2012-13 की। पढ़िए, ये तो बहुत अच्छी बात है। आज ही स्टार्ट करो। 10th की बता रहा हूँ, 9th और 10th पढ़िए। 2012-11 की देखना उसको। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। आपको एक बात बता रहा हूं कि कोई भी चाहे टीचर हो, समझ गए, वो टीचर जब बोर्ड पे पढ़ा रहा होता है ना, समझ गए, तब उसने खुद ने तैयारी की होती है, तब वो आपके हिसाब से ही 10 किताबें पढ़कर उसके दिमाग में सेट करके आता है। जब खुद तैयारी करता है ना, तब वो खुद 5, 7, 10, 8, 10 किताब पढ़ता है और फिर
उस नॉलेज को है ना, वो उस नॉलेज को एक ही प्लेटफॉर्म पे रखता है जिससे सबको समझ में आ जाए। आप एक बात बता रहा हूं, आपको स्टूडेंट लाइफ हुआ, ठीक है, कोई पढ़ा हुआ है तो अच्छी बात है, कोई नहीं पढ़ा हुआ है तो अब सपोज करो उसको कुछ पढ़ाया, अब उसको पता ही नहीं क्या होता है ना। तो जो टीचर जब पढ़ा रहा होता है ना, तो वो खुद 10 किताब पढ़ के आया है, और वो जो नोट्स बनवाता है ना, इसका मतलब उस वो सारा अपना नॉलेज देता है, क्योंकि इस दुनिया के अंदर है ना, एक पिता और एक गुरु, इस धरती पे ये दो ही इंसान है जो आपसे निस्वार्थ भाव से जुड़े होते हैं। पिता चाहता है कि मेरी औलाद मेरे से भी ऊपर बढ़े, इसीलिए होता है, कभी भी देखना, जब बच्चा छोटा होता है ना, तो उसकी माँ जब गोदी लेती है तो कहाँ रखती है बच्चे को? यहाँ पे, कि तू हमेशा हमारे हिवड़े रखने रहे, हृदय के पास रहे, और जब तक जहां तक मैं देख रही हूं वहां तक तू देखे। लेकिन पिता जब गोदी लेता है ना, तो इस कंधे पे लेता है कि जहां तक दुनिया मैंने नहीं देखी, मेरी गारंटी तेरे को दिखा दूंगा, इसीलिए लेता है। समझ गए? और वो दिखाने की क्षमता भी रखते हैं, और क्षमता आपको प्रत्यक्ष को परिमाण की आवश्यकता नहीं होती है, आप यहाँ बैठे ही हो तो समझ सकते हो। माता पिता ना तो हमारे सैलरी के भरोसे है, ना किसी और के भरोसे है। जो इतनी क्षमता रख के आप यहाँ बैठे हो ना, तो सोच सकते हो वो कहाँ तक सोचते हैं आपके लिए। आप उनको सिर्फ और सिर्फ, वो आपसे क्या मांगते हैं? आपको सैलरी थोड़ी ना मांगते हैं आपसे, मेरे से नहीं मांगते भाई। वो सिर्फ और सिर्फ यही चाहते हैं कि मेरी जो है ना बच्चा, वो सक्सेस हो जाए, ताकि मैं एक तरफ से उसके लिए क्या हो जाऊं, नो टेंशन। बस वही इनकी उनकी खुशी होती है, उसके अलावा कुछ भी नहीं मांगते। ना तो सैलरी मांगेंगे आपसे, ना कुछ और, मैं गारंटी देता हूं आपको। एक आपको रियल फैक्ट ले जा रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, रियल फैक्ट, फैक्ट बता रहा हूं। आप कहीं खाने पे गए, ठीक है, बता लिया इसको, आप कहीं खाने पे गए, ठीक है, आदत होती है, मानव प्रकृति है, कहीं खाने पे गए, कोई लड़की की शादी है चाहे लड़के की हो, बच्चा मतलब बच्चा होता है, किसी की शादी, और हम भी गए, हमने कोई चीज वहां खाई, और हम, मैं आपको कह रहा हूं ना, अगर 10 जने ना, 10 में से एक जना तो ऐसा होगा ही, यार खानो डंगरों को नहीं हो, है ना, उसको नहीं पता है कि जिसके बेटे या बेटी की शादी थी ना, इस शादी के लिए उसने अपनी जिंदगी लगा दी, और जितना जिंदगी लगाई थी एक रात के अंदर सारा खत्म हो गया। पता है, उस एक रात के उड़ाने के लिए, एक रात में जितना उड़ा है ना, इसको कमाने के लिए कम से कम 10 साल लग गए उसको। और हम बोल देते, क्योंकि दो टाइप के इंसान होते हैं। आपको बोला ना, ले आ खाना खाने चलते हैं, तब हम गए, कभी किसी की तारीफ सुनते हैं कि यार उसकी, वो जो होटल है ना, उसका खाना बहुत अच्छा है, मैंने कहा चलो चलते हैं। अब दो जने हैं, एक जना तारीफ कर रहा है कि बहुत खाना अच्छा है, बहुत खाना अच्छा है, बहुत खाना अच्छा है, तो मैंने उसको बोल ही दिया एक बार, ना चलते खाना खा के आते हैं। हम दोनों पहुंचे वहां पे, जैसे ही दोनों पहुंचे ना, तो मैंने ऐसा बोला ना कि यार जितना तू तारीफ करता ना, उतना खाना है नहीं, है ना। तो यही इंसान का फर्क होता है, जिसकी सोच पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव होती है ना, वो गलत चीजों में भी पॉजिटिविटी ढूंढता है, और जिसको धूड़ करनी होती है ना, वो धूड़ ही करता है जिंदगी में, अच्छी चीजों में भी। हम किसी की, हमेशा इंसान की प्रकृति होती है, हम किसी की सफलता देखकर उसके ना ऊंचाइयों का अंदाजा लगाते हैं। किसी सफलता देखी और उसकी ऊंचाइयों का अनुमान लगा लेते हैं ना। उसकी ऊंचाई का अगर आपको अनुमान लगाना है तो उसके पीछे संघर्ष देखो। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का भगवान ऐसे नहीं खेला जाता है। इन सर्दियों के अंदर मारवाड़ी पे ना टाकियां पड़ जाती अंगुलियां में, जब प्रैक्टिस होती थी, वो किसी को नहीं दिखता, भगवान है क्रिकेट का।
संघर्ष देखो पीछे का, ऊंचाई का पैमाना उससे लगाओ, जीवन में बहुत ऊपर तक जाओगे। समझ गए? इसलिए कोई भी इंसान होता है ना, उसके पीछे उसका होता है। और मैं आपको खुद बता देता हूं, एक ध्यान से सुनना एक बात, ये समुंदर है, समुंदर में किनारा तू, ये जमीन है ना? बोलते हैं ना, अभी गाना तो फूट रहा आ रहा है। देखो, अच्छा यही तो सुनते हो, ये है जहाज खड़ा है, ये है जमीन, और इस पे भी जहाज खड़ा है, लेकिन इसका नाम हवाई पड़ जाता है। ठीक है क्या? आप मुझे एक बात बताओगे खुद, ये समुंदर है और ये जहाज है, ये क्या है? जमीन है, और ये हवाई जहाज है। मुझे बताओ, ये सेफ है, इसका मतलब इसके लिए कंफर्ट जोन है क्या? सेफ है ना? जहाज जमीन पे खड़ा है तो कंफर्ट जोन है इसका। ये सिर्फ यहां से चेन से बंधी हुई है, तो इसका भी क्या है? कंफर्ट जोन है या नहीं है? बस यही ढूंढता है कौन? स्टूडेंट। यही ही ढूंढता है स्टूडेंट। लेकिन ध्यान रखना, इसकी कदर वैल्यू नहीं होती है। और अगर जहाज इस समुद्र के बीचों बीच नहीं जाएगा तैरकर, और हवाई जहाज हवा में अगर आसमान में नहीं उड़ेगी, तब तक इनकी वैल्यू नहीं होती है। जो कंफर्ट जोन चुनता है ना, उसका कभी वैल्यू नहीं होता है। आपको छोड़ के रिस्की जोन में आना पड़ेगा। हवाई जहाज की कदर जब नहीं होती है जब वो जमीन पे खड़ा है, हवाई जहाज की कदर तब होती है जब वो आकाश के अंदर उड़ रहा होता है। जहाज की वैल्यू तब होती है वो समुद्र के बीच में तैर रहा होता है, किनारों पे नहीं। कंफर्ट जोन मत चुनो, रिस्की जोन चुनो। 6 महीने में एग्जाम निकाल दो मात्र। डायरेक्ट उतार लिया, उतार लिया था ये उतार लो, इंपॉर्टेंट है, 2 लाइन। चलू? चले? चले क्या? चलिए, हाँ उतार लिया। चलिए, देखो नेक्स्ट साइंटिस्ट आया। थोड़ी सी आवाज में करो ना। जी, क्या कह रहे हो? हाँ, न्यूलेंस में आएंगे लिमिटेशंस। लिमिटेशन बताया था ना, इसको खाली हेल्प माना गया, ज्यादा कुछ इसका नहीं था, सिर्फ हेल्प माना गया लिमिटेशंस। नेक्स्ट आया न्यूलैंड्स। न्यूलैंड्स, इस न्यूलैंड्स ने क्या दिया था? 1865 के अंदर दिया था, इसने दिया था ऑक्टेट रूल। क्या दिया था? ऑक्टेट रूल, यानी कि इसने अपना अष्टक नियम दिया था। सर इसने अष्टक नियम में क्या बोला था? इसने अष्टक नियम के अंदर जो है ना, वापस से डेफिनेशन वही है कि यदि किन्हीं तत्वों को उनके परमाणु भारों, यानी कि अगर एटॉमिक मास के
आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर में अगर लगाया जाता है तो प्रथम तत्व के गुणधर्म आठवें तत्व के समान प्रदर्शित होते हैं। सर नहीं समझे इस बात को। मैंने कहा कोई बात नहीं, ध्यान से सुनो। मैंने लिखा सा रे गा मा प ध, ठीक है मेरे को आता है। हारमोनियम लेके आते हैं। देखो आप देखो इसको, ये पहला एलिमेंट है। यस या नो? पहला एलिमेंट सा आया है क्या? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, वापस क्या आ गया? सा। कहने का मतलब क्या है, ये पहला एलिमेंट के सेम प्रॉपर्टीज रिपीट कर रहा है। कौन सा एलिमेंट? आठवां। पहला एलिमेंट ये और अंतिम ये। लेकिन खास बात ध्यान से सुनना, इस टाइम पर नोबल गैसेस जो है ना, नोबल गैस, इनकी डिस्कवरी नहीं हुई थी। खास बात क्या है वो समझना। सबसे पहला मैं एलिमेंट लिखता हूं इसके अंदर, जैसे मैंने लिखा, देखो पहला एलिमेंट कौन सा आया? हाइड्रोजन। हीलियम था नहीं, लिथियम। आगे बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। आगे नियोन था नहीं, फिर क्या आएगा? सोडियम। क्या आएगा? सोडियम। ये लिख दिया। अब गौर से सुनना मेरी बात। पहली प्रॉपर्टी देखो, मुझे बताओ लिथियम कितने पे आता है? सर 3 पे। सर सोडियम कितने पे आता है? 11 पे। आता है क्या? आता है। लिथियम का स्ट्रक्चर बनाया, ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा। सर पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, दूसरी में 1। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। सर इसका स्ट्रक्चर बनाओ, ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा। सर पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? मैंने कहा 2 इलेक्ट्रॉन। सर दूसरी में 8। मैंने कहा तीसरी में 1। ये देखो आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन और सोडियम के भी 1 इलेक्ट्रॉन। ये भी मेटल और ये भी मेटल। क्या सेम प्रॉपर्टीज रिपीट कर गई? क्या यही बताया था किसने? न्यूलैंड्स का ऑक्टेट रूल, यानी कि न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। इसने बोला था कि यदि किन्हीं एलिमेंट्स को उसके असेंडिंग ऑर्डर में अगर अरेंज किया जाता है तो पहले एलिमेंट के सेम प्रॉपर्टीज रिपीट होती है। किसवें एलिमेंट में? 8th एलिमेंट के अंदर रिपीट होती है। जैसे यहां पे लिया था मैंने लिथियम और यहां पे लिया था सोडियम। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज क्या हुई, ध्यान से सुनना। ये तो इसने बता दिया था, लेकिन ये ज्यादा समय तक क्या नहीं हुआ, चल नहीं पाया। अब इसमें क्वेश्चन क्या क्या बनता है उसको सुनिएगा। इसने क्या किया था न्यूलैंड्स ने कि सर अपनी पीरियोडिक टेबल जब इसने बनाई थी तो इसने प्रथम एलिमेंट यानी कि प्रथम तत्व, यहीं से क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना। फर्स्ट एलिमेंट कौन सा था? ध्यान रखना, हाइड्रोजन। कौन सा था? हाइड्रोजन, पहली चीज। दूसरी चीज क्या थी? अगर इसके पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर बात करते हैं अंतिम तत्व यानी कि एंड एलिमेंट वो कौन सा था? तो ध्यान रखना वो था थोरियम। अब ये हाइड्रोजन कितने पे आता है? 1 पर। और थोरियम कितने पे आता है? 56 पर। कितने पर? 56 पर। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि इस समय डिस्कवर्ड एलिमेंट यानी कि ज्ञात तत्व वो कितने थे? 56। कितने थे? 56। और ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना। न्यूलैंड्स के समय कितने ज्ञात तत्व थे? 56 तत्व। कितने? 56 तत्व ज्ञात थे। ठीक है क्या? लेकिन इसकी एक कमी रही, इसकी कुछ कमी रही, यानी कि डेफिशिएंसी रही। कमी क्या रही? ध्यान से सुनना।
और लिमिटेशन भी थी। इसकी कमी ये थी कि Fe किसका होता है सिंबल? आयरन का, है ना। और मुझे बताओ कि CO कोबाल्ट एंड निकल, ये किसका होता है? CO कोबाल्ट और निकल। आप मुझे एक बात बताओ, इस कोबाल्ट और निकल जो है इनकी प्रॉपर्टीज सेम इसकी तरह नहीं है क्या, फेरस की तरह? कोबाल्ट और निकल क्या होता है आपको पता है? कोबाल्ट, निकल और फेरस इनकी इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाई जाती है, विद्युत चुंबक बनाई जाती है। इसने क्या किया था, इस कोबाल्ट निकल को आयरन जैसी प्रॉपर्टीज रखने वाले एलिमेंट से दूर रखा। किसमें रखा? दूर रखा। अब यह पूछा जाता है किस ग्रुप में रखा, जिसको अभी हम पढ़ते हैं। कौन सा ग्रुप? हैलोजेंस ग्रुप। कौन सा? हैलोजेंस ग्रुप के अंदर रखा गया, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 17 ग्रुप का नाम होता है। यानी कि जो साल्ट्स बनाते हैं, जो लवण बनाते हैं, जैसे NaCl, Cl क्या है? अरे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटीन, ये सारे साल्ट्स बनाते हैं, हैलोजेंस ग्रुप होते हैं। तो इनको साथ में रखा गया, कोबाल्ट और निकल को, जो प्रॉपर्टीज किसकी तरह रखते हैं? आयरन की तरह। ये सबसे बड़ी इसकी कमी थी। दूसरी कमी क्या थी? कैल्शियम जो तत्व है ना, वो हल्का तत्व था, लेकिन जैसे ही भारी तत्व ज्ञात हुए, डिस्कवरी हुई, ये कैल्शियम के बाद वाले तत्व थे, वहां पे इसका ट्राइक रूल क्या नहीं हो पाया? फेल हो गए, पास नहीं हो पाया। तो हल्के तत्वों पर लागू होता था दूसरा इसका नियम। हल्के तत्वों पर, हल्के एलिमेंट्स पर लागू होता। और सर लागू तो होता, लेकिन कहां तक लागू होता, यह भी क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखना। कैल्शियम तक। कहां तक? कैल्शियम तक, पहली चीज। ठीक है क्या? ये इसकी लिमिटेशन थी। कहां तक लागू होता था? कैल्शियम तक ही इसका नियम क्या हुआ? लागू हुआ। ठीक है क्या? दोबारा सुनना मेरी बात। प्रथम एलिमेंट क्या था इसमें? हाइड्रोजन। और अंतिम क्या था? थोरियम। कमी क्या थी इसको? आयरन जैसी प्रॉपर्टीज रखने वाले एलिमेंट्स को, कोबाल्ट और निकल को किस ग्रुप के साथ में रखा गया? हैलोजेंस ग्रुप के साथ में रखा गया। नेक्स्ट पूछा जाएगा, इसका नियम जो है वो हल्के एलिमेंट यानी कि लाइट एलिमेंट पे क्या हुआ? लागू हुआ। और कहां तक लागू हुआ? कैल्शियम तक। हर एक पॉइंट से क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना। ठीक है क्या? अब मेरी बात सुनना आप ध्यान से। देखो सर, आपने अभी बताया था कि डोबेराइनर के समय, न्यूलैंड्स के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? 56। कितनी थी? 56। तो सर डोबेराइनर के समय ज्ञात तत्व कितने थे, यानी कि डिस्कवर एलिमेंट? मैंने कहा इस समय ज्ञात तत्व थे 33। कितने थे? 33। दोबारा सुनना मेरी बात। सबसे पहले हम चले तो सबसे पहले कौन सा साइंटिस्ट आया था? लेवोजियर। क्या नाम था? लेवोजियर। लेवोजियर ने किस बेस पे क्लासिफिकेशन किया? फटाफट बोलो। मेटल और नॉन मेटल। उस समय पे ज्ञात तत्व थे जो दोनों की प्रॉपर्टीज रखता था। ये इसकी क्या हो गई? कमी होगी। क्या हो गई? कमी। उसके बाद में आया कौन सा साइंटिस्ट? डोबेरेनर। डोबेरेनर का ट्राइक रूल कब दिया गया था? 1817 के अंदर। कब? 1870 के अंदर। इसने बोला था कि यदि तत्वों को उनके असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है, तो दोनों प्रथम और तीसरा, फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट के एवरेज के बराबर इक्वल होता है। कौन सा? मिडिल एलिमेंट इक्वल होता है। जिसका एक कोई भी एग्जांपल बता दो आप। एक तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। दूसरा कौन सा था? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। और एक कौन सा था? कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। ये इसके एग्जांपल थे। इसके बाद में हमने बात की थी इसकी कि सर जो डोबेराइनर था, इस डोबेराइनर के त्रिक नियम को केवल क्या माना गया? संयोग, एक हेल्प माना गया। उसके बाद में बात करते, प्रथम बार कैटलिस्ट उत्प्रेरक का यूज किसने दिया था? प्लेटिनम का यूज किया था। किसने? डोबेराइनर ने। और बात करते हैं डोबेराइनर के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? 33। उसके बाद में चले न्यूलैंड्स। न्यूलैंड्स का ऑक्टेट रूल कब दिया गया था? 1865 के अंदर। कब? 1865 के अंदर। उसने क्या बोला था कि यदि एटॉमिक मास के बेस पे अगर इनको असेंडिंग ऑर्डर में सजाया जाता है, तो प्रथम तत्व के गुणधर्म एर्थ एलिमेंट के समान क्या होंगे? रिपीटिशन होंगे। उनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी? रिपीट होगी। और पहला लिया था सा रे गा मा पा धा नी सा। इसमें देखा गया तो पहले एलिमेंट के एर्थ एलिमेंट क्या हुआ? रिपीट हुआ। दूसरी चीज, पहला एलिमेंट कौन सा ले लिया मैंने? लिथियम। और एंड लिया कौन सा? सोडियम।
तो इसके सेम प्रॉपर्टीज रिपीट हुई। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। अगर मैं बोलूं कि पहले एलिमेंट के इक्वल टू कौन सा एलिमेंट होगा, 8वां, अरे होगा क्या? अगर मैं बोलूं दूसरे एलिमेंट के समान कौन सा होगा, 9वां, और अगर मैं बोलूं तीसरे एलिमेंट के समान कौन सा होगा, 10वां, कौन सा होगा, 10वां, होगा या नहीं होगा? अरे होगा या नहीं होगा? अब मेरी बात सुनना, 3 नंबर पे तो आपको पता है, अगर तीसरा एलिमेंट पूछा गया है कि यदि न्यूलैंड्स का ऑक्टेट रूल जो है उसमें तीसरे एलिमेंट के समान कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित करेगा, ऑप्शन में था 6, 7, 10, 8, 9, कौन सा, 10वां, कौन सा, 10वां, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट बात सुनना, प्रथम तत्व इसकी पीरियोडिक टेबल के अंदर कौन सा था, हाइड्रोजन, और एंड तत्व कौन सा था, थोरियम। तो इस सेट में ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी, 56, कितनी थी, 56, और इसकी डेफिशिएंसी क्या थी कि कोबाल्ट और निकल जैसी, लोहे जैसी प्रॉपर्टीज, आयरन जैसी प्रॉपर्टीज रखने वालों को इसने कौन से ग्रुप में रखा, हैलोजेंस ग्रुप में रखा। क्या रखा, हैलोजेंस ग्रुप में रखा। और इसका नियम कहां तक लागू होता है, तो कैल्शियम तक लागू होता है। कहां तक, कैल्शियम तक लागू होता है, यानी कि हल्के एलिमेंट, भारी पे नहीं, किस पे, हल्के एलिमेंट पे लागू होता है। ये बताया था किसने, न्यूलैंड्स ने। उसके बाद में ये बात थी 1865 की। इसके बाद में आएगा 1869 में आया था एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था दिमित्री मेंडलीव। क्या नाम था, मेंडलीव आया था। उसने फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल उसे ही कहते हैं कि आवर्त सारणी का जनक कौन है, मेंडलीव। आपको पता है जब मॉडर्न पीरियोडिक पढ़ने से पहले पहले तो नहीं पूछता था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से आता था, ठीक है। मैं आपको वो भी बताऊंगा, अभी जो सीजीएल के पेपर चल रहे हैं या सीपीओ के हुए थे उससे पहले पेपर हुए थे, आपको साथ ही साथ में लेकर चलना उन पेपर को देखते हुए कि कौन सा कैसे क्वेश्चन आता है और कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है और कौन सा आने की संभावना है, ये क्वेश्चन देखते हुए चल रहा हूं जैसा कि मेरे को अभी पेपर में दिख रहा है, ठीक है। पक्का कह रहा हूं आपको, सीधा पूछा जाएगा कि आयरन जैसे प्रॉपर्टीज रखने वाले एलिमेंट्स को, किन एलिमेंट्स को न्यूलैंड्स की पीरियोडिक टेबल में कोई जगह नहीं दी पाई था, कौन सा था, कोबाल्ट और निकल, सेम आएगा, ठीक है क्या। और जितने जहां से क्वेश्चन बनते हैं ना आपको वही लिखा रहा हूं, अड़ंग बड़ंग ना तो पढ़ना है ना पढ़ेंगे, समझ में आ गया। कम खाओ अच्छा खाओ, ठीक है। बाकी कल जी